अच्छा लगे उसको अपनाइए, जो बुरा लगे छोड़ दीजिए, हमको गरियाइएगा मत। याबा बाबा ढाबा कोई आपके काम नहीं आने वाला। कि उनके शरीर पर अंगुली रखने का जगह नहीं था। घटना घटी थी, मनोज तिवारी जी को पुलिस के लोग इतना मारे अगस्त 1997 में 80 घाट पर। जैसा कि देख सकते हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये मनोज तिवारी जो कि अभी वो सांसद हैं दिल्ली से, और उनके ये मैनेजर हैं। और इनके ज़ुबानी हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने कैसे अपनी जर्नी शुरू की, कैसे मनोज तिवारी तक पहुँचे, इनकी जीवनी क्या रही। अभी तक आप देख सकते हैं कि जैसा कि कहते हैं मर्दों की शान जो है अंगूछा होता है, मुरेठा एकदम बांधे एकदम बैठे हुए हमारे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सभी को जो इनके चैनल के मार्फत आप लोग देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबको प्रणाम है, जय माता दी है, जय श्री राम है। और ये एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी काफ़ी देर से हमारी इनसे बातचीत चल रही थी तो इनका व्यवहार बहुत ही विनम्र मुझे लगा। और रही मेरी सवाल, तो मैं रहने वाला बिहार का हूँ, बक्सर ज़िला डुमरांव थाना कसिया मेरा गाँव है। और मैं हाई स्कूल के बाद बनारस पढ़ने आया 1990 में। पढ़ाई किया, पढ़ाई के साथ साथ संगीत से मेरी रुचि बचपन से थी। मेरे गांव में इतने संगीत के लोग अच्छे अच्छे जानकार, मेरे घर में भी परिवार में लोग जुड़े हुए थे, तो संगीत से मेरी काफ़ी रुचि थी। उस क्रम में मैं भरत शर्मा जी, मुन्ना सिंह, चांद बिजली जी, उस ज़माने के जो कलाकार थे उन लोगों से मैं जुड़ा करता था। बनारस में जब आया तो रीवा हॉस्टल एक है संगीत फैकल्टी, BHU काशी हिंद विश्वविद्यालय का, उन लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान, बैठना उठना 80 घाट पर। उसी क्रम में मनोज तिवारी जी से मुलाकात हुई। तो मनोज तिवारी जी से मेरी अच्छी दोस्ती तब हुई जब एक घटना घटी थी। मनोज तिवारी जी को पुलिस के लोग इतना मारे थे कि उनके शरीर पर अंगुली रखने का जगह नहीं था। 3 अगस्त 1997 में 80 घाट पर तो उस PAC के लोग मारे थे। कुछ ऐसी घटना थी जिसमें मनोज तिवारी निर्दोष थे, संग में बैठे हुए थे, घटना कुछ हो गई, सब लोग जानते हैं, तो अखबार में दुनिया में चर्चित था। तो उसके बाद से मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हुई। चोट लगा तभी में हम लोग देखने गए। फिर 16 अगस्त को, मतलब घटना चोट लगने के थोड़ी ही देर बाद, मुगलसराय में काली मंदिर पर गाना गा रहे थे। रक्षाबंधन का दिन था। मैं अपने बहन के यहाँ से राखी बंधवा करके ट्रेन से उतरा तो वो गाना गा रहे थे। तो उस समय विजय कपूर इनसे सीनियर हुआ करते थे। तो विजय कपूर जी मुझे इशारा किए कि आप बैठिए तो मैं गाना सुनाता हूँ। तो विजय कपूर गाने लगे, मनोज जी उतरे तो लघु शंका लगी थी, चले लघु शंका के लिए। उस समय मनोज तिवारी जी पैजामा कुर्ता और बहुत ढेर सारे माला पहनते थे। तो चले तो लघु शंका के लिए अपना पैजामा का नाड़ा खोल के कर तो लिए, लेकिन हम नाड़ा बांध नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी बाँह टूटी हुई थी। तो मैं दूर से देखा कि तो परेशान है, तो मैं जाके बोला कि भैया प्रणाम, बांध दे क्या? तो बोले आप बांध देंगे? आप तो हम बिल्कुल बांध देंगे। तो पूछे कि आप तो मिलते रहते हैं। तो फिर बढ़िया से वही हमारी वहाँ से शुरुआत हुई और नाड़ा बांधने से लेकर के आज ज़िंदगी के नाड़ा तक की कहानी बन गई। अब आप जोड़ लीजिए, मोटा मोटी मुझे लगता है कि 34-35 साल मेरा उनके साथ हो गया। और मैं भोलेनाथ से ही विनती करता हूँ कि जैसे मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ वैसे मैं मनोज तिवारी जी को मानता हूँ। उनके बाद दुनिया के जितने कलाकार हैं जैसा व्यवहार रखते हैं, मैं तो फ़कीर आदमी, भोलेनाथ का सेवक हूँ। हमको जो प्रेम से बुलाता है मैं उसके लिए हाजिर रहता हूँ। मेरे लिए रुपया पैसा मायने नहीं रखता है। किसान का लड़का हूँ, गांव में भी रोटी हम लोग खाते थे और आज भी रोटी मिल जाती है। और मुझे लगता है कि पैसा कोई अहमियत नहीं रखता है। आपके अंदर इंसान होना चाहिए, इंसानियत। रोटी ही सब खाता है मेरे भाई। तो इसी क्रम में मेरा भगवान से यही रहता है कि मैं मनोज तिवारी जी के साथ मेरी अंतिम सांस रुके तो मनोज तिवारी जी के साथ मेरा निभ जाए, अच्छे से रुके। एक चीज़ आप ये बताइए कि अभी भी आप उनका मैनेजमेंट संभालते हैं क्या? जी बिल्कुल, रेगुलर। जी, आपने जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या किया है, कुछ ऐसा मिसाल बताइए। जैसा कि देखिए क्या होता है कि बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि लोग करते तो हैं लेकिन पब्लिक उनको जान नहीं पाती क्योंकि वो पर्दे के पीछे होकर करते हैं। पर्दे पे कोई और होता है, पर्दे के पीछे कोई और होता है। देखिए, हम लोग पब्लिक को जो जानना चाहिए पब्लिक जान रही है, और अपने मुंह से मीठू क्या बनना है। हमको सबसे बड़ा खुशी इस बात का होता है कि मैं उस दौर में जब भोजपुरी की हालत बड़ी पस्त हो गई थी तो मनोज तिवारी जी एक ऐसे शख्स आए कि आज भोजपुरी में जितने लोग आज खड़े हो रहे हैं, उछड़ रहे हैं, कर रहे हैं, भोजपुरी को सुंदर वेशभूषा कपड़ा पहनाने वाले, कैसे बैठना है, कैसे मंच होगा, कैसे बोलना है, तहजीब सिखाने वाले
पैसा, मंचों पर जो पैसे मिलते हैं, उस ज़माने में भोजपुरी के जो स्टार होते थे, मुझे बढ़िया से मालूम है कि उन लोगों को 20,000 से ऊपर नहीं मिलता था। लेकिन आज कंडीशन है कि हमारे भोजपुरी के स्टार लोग 15 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं। ये मनोज तिवारी जी का देन है। अब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मनोज तिवारी जी के साथ मैं उस दौर से कंधे मिला के चलने का मुझे सौभाग्य मिला। बाकी हर लोग मुझे जानता है कि ये कौन है, तो बताने की क्या ज़रूरत है। प्यार मिलता है मुझे। मैं डीएम साहब के यहाँ जाता हूँ, वहाँ भी प्रेम मिलता है, उनसे भी मिलता है, और उनके यहाँ जो भोजन बनाते हैं उनसे मिलता है। और मुझे सबसे आनंद आता है जो भोजन बनाने वाले निचला वर्ग होते हैं। गाड़ी से चलता हूँ तो जो ड्राइवर साहब होते हैं, जो आनंद उनके से मिलता है। उनकी पत्नी रोटी बना के दी रहती है, उस जो रोटी में मुझे खुशबू मिलती है, वो बहुत बड़े बड़े जगहों पर नहीं मिलता है। मुझे ताज होटल का चाय अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे भाई बहन जो मिलते हैं और पूर्वा में चाय पिलाते हैं, आप जैसे भाई, वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वही रह जाएगा। ताज होटल और ये बड़ा बड़ा पैसा वो नहीं रहेगा मेरे भाई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, सूत्रों के हवाले से मुझे ऐसी खबर मिली थी कि आपने बहुत टॉप लेवल की जो है गाने दिए हैं, तो कुछ एक दो गाने का नाम बताइए। भैया, हम और मनोज तिवारी जी जब भी बैठते हैं, चलते हैं या मंच पर भी रहते हैं, तो गाने पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है, वो शक्ति कार्य करती है और ऐसा ऐसा शब्द और लाइन निकल जाता है कि अभी एक रिकॉर्डिंग में हम लोग अचानक रितेश पांडे का पैर टूटा था, तो हम लोग उनको देखने गए थे। तो हमने बोला कि भैया इनके स्टूडियो में कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाए। उनके यहाँ बहुत लोग थे जो कि अभी मेरे भाई बहन लोग थोड़े सा में उछड़ने लगते हैं, तो लोग उछड़ रहे थे। मनोज तिवारी जी हारमोनियम पकड़े और वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के पास बैठा हुआ था, वो बना रहे थे। कुछ शब्द मैं इधर से बोल रहा था, लोगों को लग रहा था कि ये अंडबंड शब्द है, लेकिन वो इतना बढ़िया गाना बना कि सब लोग हैरान हो गए कि ऐसे भी गाने बनते हैं। तो हम लोग रास्ता चलते हम लोग गाना, बगल वाली, सामने वाली, ऊपर वाली, पीछे वाली, रिंकिया के पापा, कुंभ का भी गाना हम लोग लिखे, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, भजन भी है, एक से एक भजन। तो ये रास्ते चलते हुए हम लोग गांव में देखते थे कि घर में लड़ाई हो रही है, तो गाना बन गया कि अपने से अपने आदमी की हार हो जाती है जब घर के चक्कर में आ जाए आदमी। तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो कि देख करके गाना हम लोग बनाए या बना गाना, और पब्लिक को पसंद है। अचानक महादेव स्टूडियो में हम लोग एक ट्यून बड़ा अच्छा था, उस पर बना दिए ए चंपा चमेली। डायरेक्ट गाना बना, कोई लिखने पढ़ने की कहानी नहीं हुई, और वो गाना हिट हुआ। तो ऐसे बन जाता है कोई शक्ति। जो मैं मंच पर बोलता हूँ, कुछ भी आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं एकदम अनाड़ी आदमी, मुझे कुछ नहीं आता है। कोई ऐसी शक्ति है जो एंटीना पकड़ लेता है और बुलवा देता है। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए, जो भोजपुरी में जो अश्लीलताएं चल रही हैं, जैसा कि आप भी रूबरू होंगे उस चीज़ से, जो अश्लीलताएं चल रही हैं, जो लोग फैला रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और समाज को हमारे क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ही कहूँगा कि भैया मेरे, जो भी अपने को अभी स्टार कह रहे हैं लोग, एक दो गाने उनका ख़राब हो जा रहा है तो घबराएं ना। हम उस दौर के स्टारों को देखा हूँ कि एक स्टार 2-2 साल स्टारडम से गायब हो जाता था, फिर 2.5 साल बाद वो फिर स्टार बन के आता था। वो कभी नहीं घबराते थे। अभी ये लोग घबरा करके ना अपने स्टारडम को बचाने के लिए इतना अश्लील परोस दे रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। वो क्या दे के जाएंगे अपने माँ बाप को, बहनों को, बच्चों को? वो जितने अभी लोग गाने बना के गा रहे हैं, क्या अपने सगी बेटी और बहन के साथ बैठ के वो गाने सुन सकते हैं क्या? हमारे मनोज तिवारी जी के जितने गाने हैं, कोई भी गाना उठा लीजिए, हम अपनी माँ और बेटी के साथ बैठ के गाना सुन सकते हैं। और आज भी होली में, देवी गीत में, भजन में मनोज तिवारी ही बजते हैं। हमारा भोजपुरी इतना अथाह समुद्र है, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट फोक, मतलब शास्त्रीय संगीत, 4 विधाई सब है ना। इस चारों में सबसे अगर मजबूत है दुनिया का तो रीजनल फोक, लोकल लैंग्वेज। तो हमारी भोजपुरी भाषा जो है इतनी अथाह समुद्र है कि इससे हर विधा के संगीत के लोग लेते हैं। इसमें ढूंढिए ना, ऐसे ऐसे गाने हैं ना कि बाप रे बाप, गाते गाते लोग मर जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई बहन खोज ही नहीं पा रहे हैं लोग, फटाफट हर 4 दिन पर उन लोग का कुछ ना कुछ तमाशा चल रहा है। तो ये बड़ी ही शर्म की बात है, बड़ी ही विनाश वाली कहानी है। हमारे जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इस चीज़ को सुनते हैं और देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भैया, आप लोग अगर बचना चाहते हैं, कुछ दिन के बाद हर दरवाजे पर लिखा जाएगा, ऐसे लिखा रहता है ना कि कुत्तों से सावधान, कुछ ही दिन बाद हर दरवाजे पर लिखा जाएगा कि पागलों से सावधान। ये मोबाइल हर घर में पागल बनाने वाला है। तो मोबाइल आप लोग उतना ही चलाइए जितना ज़रूरी है, एक बात जान लीजिए, और अश्लीलता न परोसिए। और मोबाइल कैसे कम चलेगा?
अपने माँ बाप के साथ बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, आपके समकक्ष या छोटे बड़े जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे बात करिए। जब हम लोग पढ़ते थे ना भाई साहब, उस ज़माने में सती अनसुईया, संतोषी माँ, राजा हरिश्चंद्र, तमाम बातें चलती थी। लोग आगी ताप रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं, यही सब बात चलती थी। अब क्या, बीवी अलग मोबाइल चला रही है, बच्चा अलग चला रहे हैं। क्या हो गया? बीवी मैसेज करती है पति को, खाना डाइनिंग टेबल पर रख दी हूँ, आओ खाना खाने। पति छत पर मोबाइल चला रहा है, नेटवर्क गायब। बेटा फ्री फायर खेल। हाँ, अब कुछ देर बाद देख रहे थे कि पत्नी का तो मैसेज आया था, नीचे जा रहे तो पत्नी खाना खा के सोई है, खाना ठंडा पड़ा है। कहाँ चला जा रहा है जुग भैया? माँ बाप के साथ बैठो ना। दुनिया में है कौन आपका? मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ कि आपका कोई पूजा पाठ, कोई आबा बाबा ढाबा, कोई आपके काम नहीं आने वाला है। काम अगर कोई आएगा तो आपके माँ बाप की सेवा करिए। सारे देवी देवता, सारे बाबा वहीं पर हैं। और सबसे एक आखिरी और लास्ट सवाल आपसे कि आपने अभी तक शादी की या नहीं की? अरे भैया, मेरी 1997 में शादी हुई। मेरी अभी तक एक बीबी, 2 बच्चे हैं। मेरी बड़ी बेटी है, फिर मेरा बेटा है। बेटी हमारी 11वीं क्लास में पढ़ रही है, 10वीं में 93% लाई है और वो डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। मेरा ख्वाहिश है कि मेरी बेटी डॉक्टरी करते हुए IAS की तैयारी करे, IAS बने, अच्छा डॉक्टर बने, बेटा भी बने। मेरा ये वो है। अब मैं हर बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग माँ बाप का दर्द तब समझेंगे जब खुद आप माँ बाप बनेंगे। एक माँ बाप आपको पोसने पालने के लिए कितना अपने आप को तपस्या करता है, जलाता है। जिस दिन आप लोग माँ बाप बनेंगे उस दिन माँ बाप का दर्द समझ में आएगा। इसलिए मोबाइल कम चलाइए, गाड़ियों को कम, जो भगाते हैं आप लोग थोड़ा कम भगाइए, क्योंकि चोट आपको लगता है, एक्सीडेंट आपको होता है, बाप को लगता है कि हार्ट फेल हो गया। तो ये बाप बनने पर आपको समझ में आएगा मेरे भाई। मैं यही कहूँगा, मुझे बहुत नहीं आता है, जो समझ में आए बोला, अच्छा लगे उसको अपनाइए, जो बुरा लगे छोड़ दीजिए, हमको गरियाइएगा मत। बहुत अच्छी बात है। चलते चलते मनोज तिवारी जी के लिए 2 शब्द कुछ बोलिए। मेरी भी उम्र और मेरी भी शक्ति मनोज तिवारी जी को लग जाए। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि पूरा ज़िंदगी जो बची हुई है उनके साथ ऐसे ही प्यार से गुजर जाए और गुजर जाएगा, क्योंकि मेरे उनके बीच में पैसे का संबंध ही नहीं है। अब मैं उनके ही के लिए जीता हूँ। मुझे बुखार लगा रहता है, मनोज तिवारी का फ़ोन आता है, पता नहीं मुझे कैसे बुखार ठीक हो जाता है। और उनके ज़रिए बागेश्वर बाबा हुए, रामभद्राचार्य गुरु जी, जो भी साधु संत आते हैं उनके सेवा में मैं खड़ा रहता हूँ किसी के लिए। आप भी कल से फ़ोन करेंगे, भैया मेरी माँ जा रही है काशी घूमने के लिए, तो आपकी भी माँ के साथ मैं उतना ही तन्मयता से सेवा करूँगा आपकी माँ को, जैसे मनोज तिवारी जी के लगा रहता हूँ मैं। यही मेरी पूंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बगल में थे। इनकी बातें आपको कैसी लगी, इनका व्यवहार कैसा लगा, इनका बिहेवियर कैसा लगा। और ये जो है मनोज तिवारी जी के पर्सनल जो है मैनेजर हैं, आज भी उनका मैनेजिंग जो है ये संभालते हैं। तो आपका इनके ऊपर क्या कहना है, आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।